हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं टॉप मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड इन इंडिया। जी हां, मैं आपको 2025 के साल में आप ऐसे कौन से टॉप मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं जिसमें कि आपको एक अच्छा खासा मैसिव रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन हाँ, एक बात बता देता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो मैं यहाँ पे आपको 10 म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ, जो मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, वो सारे म्यूचुअल फंड बहुत ही ज्यादा रिस्की है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको मल्टीबैगर की बात आ जाती है ना, तो वहां पे एक पेनी स्टॉक के बारे में ही आ जाता है। पेनी स्टॉक मतलब जो अभी अभी नए नए म्यूचुअल फंड आ रखे हैं, जो आप बहुत ज्यादा रिस्क लेके चलते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो गए, जो छोटी कंपनीज के म्यूचुअल फंड हो गए, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्टरल फंड हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर को फॉलो करता है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दिलवा सकते हैं। आपने सुना होगा जो हमारा आईटी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दिलवा रखा है। तो वैसे ही ऐसे ही म्यूचुअल फंड मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूंगा। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, जब आप रिस्क एपिटेट आपका बहुत ही हाई है, मतलब हाई से भी हाई है, तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आप वॉलेटिलिटी से इम्यून है, अगर आपके पास बेकार का पैसा है, बेकार का पैसा मतलब आपने पैसा लगा दिया और आप भूल गए, अगर आपका पैसा यहाँ पे नीचे चले जाता है तब भी आप एग्जिट नहीं मारते मार्केट से, आप उसमें वहां पे पेशेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते हैं, तब भी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वरना अगर आपका इमरजेंसी कैश भी यहाँ पे लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मत लगाइएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये वार्निंग दे दी है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैंने आपको टोटल 10 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ, और उनका कौन सा सेक्टर में उनका इन्वेस्टमेंट है, कैसा स्ट्रेटेजी होती है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और रिटर्न के साथ बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ, यहाँ पे हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। सो नंबर 10 में आता है वो आपका सबसे फेमस, वो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो आपको एक साल का रिटर्न आपको 50 से 60% तक का मैसिव रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसका 2 से 3 साल बताओ, ये फंड भी ज्यादा पुराना नहीं, 2 से 3 साल अगर आप इसका एवरेज आउट करके देखेंगे, 30 से 40% आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा रिटर्न। तो यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, मतलब यहाँ पे अगर आप सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से देखेंगे तो 68 या 66% तक का इनको मिड कैप मतलब मिडिल बेस कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, तो यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा बन जाता है, तो इसलिए आपको ये मैसिव रिटर्न दिलवाता है। लेकिन यहाँ पे इसका इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर आप वो रिस्क पैरामीटर्स को मेंटेन कर पाते हैं, फॉलो कर पाते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा। नंबर 9 में आता है आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि रिस्क में थोड़ा बहुत कम रिस्क लेके चलता है। मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बताया था, जो एक सेबी के गाइडलाइन है, जैसे 66 से 68% तक आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये उस थ्रेशोल्ड को फॉलो करता है, और बाकी के बचे जो मतलब 30 से 32% आप मान सकते हैं, 30 से 32% वो अपना लार्ज कैप या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा बहुत कम हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे रिस्क डेफिनेटली बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टी बैगर सोच के आए, तो यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तो बने है, नाम ही स्मॉल कैप है, तो छोटी कंपनीज में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बना रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसका 5 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 29.1% तक का CAGR रिटर्न है। जी हाँ, तो आप देख पा रहे कितना मैसिव रिटर्न है। कंटिन्यूअसली 5 साल तक इसने 30% के आसपास अप्रोक्स आप मान सकते हैं रिटर्न दे रखा है, वो भी हर साल। नंबर 8 में आता है आपका क्वांट मिड कैप फंड। जी हाँ, क्वांट मिड कैप फंड देखेंगे, इसका अगर 5 साल का रिटर्न है 29.79% तक का मैसिव रिटर्न है, CAGR रिटर्न। ये भी एक बहुत अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है, मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। जैसे मैंने बताया, मिडिल बेस कंपनी में इसका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट रहता है, और यहाँ ये भी एक बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, लेकिन इसने एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखे हैं, और आप देखिए लगातार 5 साल तक। नंबर 7 में आता है आपका क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। तो ये बेसिकली ईएलएसएस का म्यूचुअल फंड है। ईएलएसएस मतलब जैसे कि आपका, अगर मान लीजिए आप टैक्स स्लैब में आते हैं, टैक्स बचाना चाहते हैं, आप लॉक इन ऐसा कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जब आपको टैक्स बचे, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप ज्यादा रिस्क भी ले रहे हैं, आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है, और यहाँ पे लॉक इन पीरियड भी होता है। मतलब आपको एक चीज बता दो, 3 साल या 5 साल का इसका लॉक इन पीरियड डेफिनेटली होगा, जिसमें आप इस टाइम फ्रेम के बीच में आपका अगर प्रॉफिट भी आ गया ना, आप पैसे नहीं निकाल सकते। ये डिसएडवांटेज है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपने 2 साल तक इन्वेस्टमेंट किया लगातार, और आपने 2 साल के बाद देखा कि बुलिश ट्रेंड आया और यहाँ पे पैसे आप निकालना चाहिए, आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लॉक इन पीरियड नहीं है, लॉक हो रखा है आपका पैसा, क्योंकि यहाँ पे अपने टैक्स बचा रहे हैं, पैसा आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ पे सेव कर रहे हैं अपना, तो डेफिनेटली वहां पे एक इंपैक्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पे रिस्क आपका ज्यादा बन जाता है, क्योंकि आपका एक टाइम फ्रेम में पैसा लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इसका रिटर्न भी देखें तो मैसिव है, 29.87% तक का मैसिव रिटर्न 5 इयर्स कंटिन्यूअसली अगर आप देखें। तो नंबर 6 में आ जाता है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। क्वांट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात बताए तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सी का नाम जब आ जाता है ना, तो इसका मतलब है आप समझ जाइए यहाँ पे जो फंड मैनेजर को है फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे आप लार्ज कैप में भी 30% एलोकेट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में भी 40% एलोकेट कर सकते हैं, कुछ भी कर दो। मतलब यहाँ पे 100% भी लार्ज कैप ले सकते हैं, 100% भी स्मॉल कैप ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर को। तो यहाँ पे रिस्क बन जाता है, तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर के ऊपर आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये फंड और जो पर्टिकुलर फंड के हिस्ट्री देखना भी जरूरी हो जाता है कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। क्योंकि जब हालांकि ज्यादातर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है जो आपका 60 से 70% जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में लेते हैं, ताकि आपका जो रिटर्न भले ही कम हो जाए लेकिन रिस्क जो है थोड़ा बहुत कम हो जाए, तो इस बेसिस पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका रिटर्न अगर हम मान सकते हैं, कोई ज्यादा आप इसमें कंफर्मेशन रिटर्न नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो चेंज हो जाता होता रहता है। अगर स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन रहेगा तो यहाँ पे आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मैसिव मिलेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क बहुत ज्यादा बना रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसका जो रिटर्न है 30.02% तक का मैसिव रिटर्न है कंटिन्यूसली 5 ईयर्स का CAGR रिटर्न। उसके बाद नंबर 5 की बात करें तो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे, मतलब इसके बारे में तो कुछ बताना ही नहीं। मतलब कई लोग है ना म्यूचुअल फंड की दुनिया में आए हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के वो देख के, क्योंकि ये बहुत ही पुराना फंड है। अगर आप देखें 13-14 साल पुराना फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा पुराना है। और सबसे ज्यादा मैसिव रिटर्न किसने दिया है तो वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया, और रिस्क भी बहुत ज्यादा लेके चलता है। और इसका 5 साल का रिटर्न देखिए 30.67% तक का रिटर्न है, लेकिन इसका ऑल टाइम 13 से 14 ईयर्स का रिटर्न देखिए 25% तक का अप्रोक्स रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक मैसिव रिटर्न मिला, लेकिन यहाँ पे वॉलिडिटी भी बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तो देखिए मल्टीबैगर की बात करते हैं, यहाँ पे स्मॉल कैप का तो ज्यादा जिक्र ही हो रहा है, तो आप देख रहे हो मैं आपको स्मॉल कैप के बारे में ही बता रहा हूं। उसके बाद आपका नंबर 4 में आता है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड। तो बेसिकली एक थीमेटिक फंड है जो कमोडिटीज के ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहता है, एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा बन जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। पूरे मतलब सारे डिपार्टमेंट में इसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, पर्टिकुलर कमोडिटीज पे जो काम करे, जो कंपनी काम करती है उसी में इन्वेस्टमेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो इसका अगर 5 साल का रिटर्न देखिए CAGR 33% तक का मैसिव रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे आपको वॉलिडिटी मैक्सिमम देखने को मिलेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, भले ही मैंने यहाँ पे रिटर्न के मामले में इसको 4th नंबर पे रखा हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं अगर आप रिस्क पे रिस्क लेना चाहते हैं तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल ही मत करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क बन जाता है। तो मैं यहाँ पे सजेशन रहता है कि लोगों को ज्यादातर सजेस्ट भी करता हूँ बहुत सारे वीडियोस में कि थीमेटिक जो होते हैं या सेक्टरल म्यूचुअल फंड होते हैं उससे ज्यादातर दूर रहे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें ना अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट भी करते हैं ना, तभी कभी बार मैंने देखा कि इसमें रिटर्न भी बहुत ही कम मिलते हैं। मतलब आपको इंडेक्स फंड से भी कम मिलता है। इंडेक्स फंड में आपको 15% तक का मैसिव रिटर्न, मतलब 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करें, कुछ मैंने देखा है लॉन्ग टर्म में आपको 10% 11% तक का रिटर्न मिलता है। तो अगर आप इतना वॉलिडिटी फेस कर रहे हो और ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो और आपको रिटर्न भी इंडेक्स फंड से कम मिल रहा है तो क्या फायदा। इमरजेंसी टाइम में आपको कैश निकाले नहीं आपने, तो जब आपको जरूरत था और तब भी जाकर कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया तो क्या फायदा। तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे इग्नोर मानने के लिए थोड़ा बहुत कहता हूँ, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, आप खुद आपके रिसर्च पे डिपेंड करता है। नंबर 3 में होता है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन स्मॉल कैप फंड तो मतलब अभी रॉकिंग स्टेज में आपको बता रहा हूँ, इसमें तो बहुत ही नाम कर दिया है। अगर इसका अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 33.09% तक का मैसिव रिटर्न है। तो आप देख पा रहे मैं आपको बता रहा हूँ इसने 40% तक का भी क्रॉस कर दिया था, लेकिन अभी जो मार्केट में गिरावट आई है, अगर आप देख रहे हैं जो मार्केट करेक्शन आया, बहुत हैवी करेक्शन आया, तभी इसका जो एवरेज रिटर्न जो है बहुत ही कम हो गया, वरना ये 40% तक छू गया था। तो यहाँ पे इसमें आपका रिस्क आप देख पा रहे कितना ज्यादा है। मतलब आप अगर आप देखिए लास्ट के 6 से 7 महीने में जो मार्केट में गिरावट आई, इसमें आप देख रहे 40 से 50% तक गिरावट आई थी। तो आप देख पा रहे कि मतलब इसका एवरेज जो है 40% जो था वहां से कम होकर 33% पे आ गया, मतलब 7% कम हो गया। मतलब 7 इंटू 5 कर दीजिए तो कितना हुआ 5 से 35, मतलब 35% या 40% तक का नीचे गिरावट देखने को मिली है। तो आप देख पा रहे कि कितना बड़े मार्जिन से गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा रिस्की है, तभी मैंने आपको वार्निंग साइन पहले से ही दे दिया था। नंबर 2 में हो जाता है आपका क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली आपको पता है कि जब अभी जो इंडिया है ना, ये एक बेसिकली सेक्टरल फंड है। आपको मैंने बताया थीमेटिक और सेक्टरल फंड। तो बेसिकली एक सेक्टरल फंड क्या होता है कि देखिए जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि आपका एक गांव है, अगर आप देख पा रहे कि अभी इंडिया जो है 70% जो है वहां पे विलेजर्स है, मतलब यहाँ पे देख पा रहे टायर 2 सिटीज है। 30% अगर आप देखेंगे 30% में से 10% या 15% तो छोटे छोटे टाउन है, 10 से 15% आपको प्रॉपर शहर मिलेंगे, मतलब बड़ी सिटीज मिलेगी। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो 80 से 85% अभी भी रूरल एरियाज में कवर्ड अप है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बहुत जरूरी है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो सेक्टर है इसमें डेवलपमेंट होने की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, अभी आगे बढ़ने के बहुत चांसेस है। क्योंकि देखिए
जब आप कहीं पे जमीन लेते हैं, घर बनाते हैं, तो वहां पे आप सबसे पहले क्या देखते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है? वहां पे स्कूल होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को पढ़ा सके, वहां पे हॉस्पिटल्स होने चाहिए कि कोई तबीयत खराब हो तो जाके दिखवा सके। ये नहीं कि आप जाके कहीं रिमोट एरिया में, जहाँ पे जंगल वंगल है कुछ, वहां पे जाके आप घर ले रहे हैं, ऐसा तो कभी करेंगे नहीं। तो ये चीजें जो होती है, यहाँ पे अभी इंडिया में थोड़ा बहुत ज्यादा रूरल एरियाज है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा होना जरूरी है, होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एज कम्पेयर टू यूएस, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग नेशन है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बहुत ज्यादा बन जाता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तभी यहाँ पे अगर आप इसके 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 33.4% तक का मैसिव रिटर्न है। आप देख पा रहे कितना ज्यादा रिटर्न है। तो ये भी एक रिस्की फंड है, क्योंकि देखिए सेक्टरल फंड है जो इस साल में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, अगले साल बहुत ही बुरा कर सकता है। तो बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे थोड़ा सेक्टरल म्यूचुअल फंड को थोड़ा बहुत रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ सेक्टरल फंड है जिसमें मैं थोड़ा बहुत बुलिश रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता, तो मैं इसलिए आईटी के रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मुझे थोड़ा बहुत एंटी और एग्जिट के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि मैं आईटी में काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि सेक्टर में कब गिरावट आ रही है तो मैं एग्जिट मार सकता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज मैं, जिसके अंदर आप हो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा अच्छा खासा रहता है सेक्टरल फंड में। तो मान लीजिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपका इंडस्ट्री कैसे काम कर रहा है, तभी आप ऐसे सेक्टरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वरना आप बिल्कुल भी मत करिए, मैं तो इग्नोर मारने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, रिस्क पे भी रिस्क बन जाता है। नंबर 1 में आता है, वो तो आपको सबको पता है, वो आपके क्वांट स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, देखिए मेरे को कमेंट में बहुत लोगों ने गाली दी है क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में मैं इसको नंबर 1 डेफिनेटली रखूंगा। लेकिन रिस्क में भी सबसे ज्यादा, म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला जो म्यूचुअल फंड है वो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड है। क्यों है? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो करता है, ये फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे शॉक मत होइए, फंड मैनेजर जो है यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जाता है। मतलब यहाँ पे मशीन लर्निंग हो गया, आपका जो पाइथन हो गया, जैसे आपको पता है कि नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, तो उसी बेसिस पे, एआई के बेसिस पे वो पता लगाते हैं, डेटा साइंस के थ्रू पता लगाते हैं कि कौन से स्टॉक्स फ्यूचर में जो पेनी स्टॉक्स है वो अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा रिस्क बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होता है। अगर इसका 5 इयर्स का सीएजीआर रिटर्न देखें तो 41.39% तक का एवरेज रिटर्न है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका 45 या 46% था, लेकिन अभी जो मार्केट करेक्शन आया तभी इसका एवरेज आउट कम होकर 41% तक आया है। लेकिन उससे पहले 46% तक का इसका एवरेज रिटर्न था। आप देख पा रहे कि मतलब इसमें कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है मतलब फ्यूचर में आगे बढ़ने की। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैंने आपको यहाँ पे 10 के 10 म्यूचुअल फंड बताए ना, ये बहुत ही हैवी रिस्क फंड है। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा रिस्क तो क्वांट स्मॉल कैप फंड लेके चल रहा है। आपको या तो माला माल बना सकता है या तो आपको भिखारी बना सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आए हैं और थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हाई है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना बिल्कुल ही मत करिएगा। क्योंकि मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड भले ही है, लेकिन यहाँ पे आपका जब मार्केट नीचे जाता है ना, बड़ी तेजी से ये नीचे जाएगा, लेकिन जब इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी तो ये बहुत ही तेजी से ऊपर भागेगा। तो ये भी चीज आप दिमाग में रखिए, इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये मत सोचिए। और अगर लेकिन मैंने आपको एक चीज बता रहा हूँ, मुझे कमेंट में जो गाली पड़ी थी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए आपने कभी रिकमेंड नहीं किया, लेकिन मैं आपको तो रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन अभी जब आप मार्केट में जब करेक्शन आया, सबसे ज्यादा गिरा जो है वो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड ही है, 40% तक का गिरा है, तो बहुत ज्यादा गिरा है। तो आप देख पा रहे कि मतलब इसलिए मैं ऐसे फंड ज्यादातर रिकमेंड नहीं करता हूं। लेकिन अगर आप मल्टी बैगर सोच के आए हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि बाद में मुझे ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जो 10 के 10 म्यूचुअल फंड बहुत ही हाई रिस्क टेकर के लिए है, जो रिस्क में भी रिस्क लेना चाहते हैं, वरना बिल्कुल भी मत इन्वेस्टमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।